हाँ जी दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 डिस्कस कर लेते हैं आपके पास में। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वही क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमने करवाया वही क्वेश्चन नंबर 12 है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वैसे मैं लेने वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 ही लेने वाला था। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 12 भी ले ही लेता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था, अगर अल्टीमेटली सिमिलर क्वेश्चन है तो उसे हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कंसेप्ट क्लियर है आपके पास में, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 आपने कर रखा है तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नया पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे। सिंपल सा है। बेसिकली कोई एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई पॉइंट यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 हो ही जाएगा गारंटी। ठीक है, आइए एक बार के लिए देख लेते हैं, हमारे पास में है तो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस चैप्टर का EBIT EPS एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि कंपनी जो है वो नीड ₹31,25,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, कोई न्यू प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना है और कंपनी को 31,25,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो 31,25,000 की ज़रूरत है। ओबियसली इसे कलेक्ट करने के लिए इनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, मतलब कि प्लान या फिर आपका है अल्टरनेटिव या फिर आपका है मेथड्स होंगे। सीधी सी बात है। कहते इस बार हमारे पास में 3 प्लान्स हैं। बहुत बढ़िया। अभी तक लास्ट 2-3 क्वेश्चन देखे उसमें 2-2 ही देते थे, इस बार 3 दे दिए। ठीक है, कहते हैं सबसे पहला प्लान, कंपनी में इशू, अगर कंपनी इशू कर सकती है 3,12,500 इक्विटी शेयर्स। ओके, 10 रुपये वाले, तो काम खत्म हो गया ना, 31,25,000 मिल गए। तो पहला प्लान तो यही कहता है कि आप पूरे के पूरे इक्विटी शेयर ही इशू कर दो। 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर मतलब कि कितने हो गए, 3,12,500, काम खत्म। और इससे अमाउंट मिल गया आपके पास में और न्यू प्लांट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्लान नंबर 2 कहता है कि कंपनी में इशू 1,56,250 ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। तो कहते हैं कि आपके पास में 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स इशू करिए, कितने, 1,56,250। मतलब कि सर कैलकुलेटर में लिखा 1,56,250 इंटू 10, तो सर ये तो आपके पास में 15,62,500 ही हुआ। हमें ज़रूरत कितने की है, 31,25,000 की। मतलब कि अभी और कितना बचा अमाउंट, कहता है 31,25,000 में से ये चीज़ माइनस कर दे अगर, तो अभी भी हमें 15,62,500 की ज़रूरत है। मतलब कि 50-50% हुआ, 50% इक्विटी शेयर से हुआ है, अभी भी और अमाउंट चाहिए। तो कहता है साथ में अभी ख़त्म नहीं हुआ है प्लान, कहता है एंड 15,625 डिबेंचर इशू कर दे जो कि 100 रुपये वाले हैं। तो हो गया ना, 31,25,000 हो गया सर, काम खत्म। बट डेप्थ इशू करते हो तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि आपको दे रखा है, इंटरेस्ट रेट 8% रहेगा। ठीक है सर, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर। तो पहला ऑप्शन तो कहता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इशू कर दो। दूसरा ऑप्शन में ऐसा है कि आधा इक्विटी आधा डेप्थ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन भी दूसरे ऑप्शन की तरह ही कहता है 1,56,250 तो इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला इशू कर दो। लेकिन कहता है कि बाकी जो अमाउंट बचा उसके लिए कहता है 15,625 प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर। ओके, 100 रुपये वाले, तो हो गया ना 31,25,000, तो अमाउंट पूरा हो गया। लेकिन जैसे डेप पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो उसे डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिविडेंड का रेट दे रखा है 8%। लो जी, अब रिक्वायर्ड क्या कहता है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कहता है इफ द कंपनीज EBIT अगर 62,500, 1,25,000, 2,50,000, 3,75,000, 6,25,000 है, तो आपको EPS निकालना है हर एक प्लान का। ठीक है, और टैक्स रेट 40% है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको पढ़ाया सर क्या, कि जब डिफरेंट डिफरेंट EBIT आपको गिवन है और हर एक से आपको EPS निकालना है, तो आप फॉर्मेट प्लान वाइज बनाइए। ठीक है, जितने प्लान है उतने फॉर्मेट बनाए, काम खत्म हो जाएगा। अगर 3 प्लान है तो 3 फॉर्मेट बनाइए, बस कॉलम उतनी बना देना जितनी EBIT है, 1 2 3 4 और 5 5 कॉलम बना देना तीनों फॉर्मेट में। तो 3 फॉर्मेट बनाइए,
सबसे पहला फॉर्मेट देखिए, इसी तरीके से फॉर्मेट बनाइए। कहता है प्लान नंबर 1 के लिए फॉर्मेट EBIT, इंटरेस्ट माइनस किया, EBT मिला, टैक्स माइनस करा, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिला। अब यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, क्योंकि प्लान नंबर 1 इक्विटी कहता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो जीरो ही रहेगा, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे, EPS मिलेगा। ये पहला फॉर्मेट। फिर दूसरा फॉर्मेट, जितने प्लान है उतने फॉर्मेट बनेंगे। 3 प्लान है तो 3 फॉर्मेट बनाएंगे, और 5 कॉलम, ठीक है, 1 2 3 4 और 5। क्यों 5 कॉलम? क्योंकि EBIT 5 गिवन है। अगर 6 गिवन होते तो 6 कॉलम बनती, अगर 4 गिवन होते तो 4 कॉलम बनाते। क्लियर है आपके पास में? तो कहता है 5 EBIT गिवन है तो 5 कॉलम बनाएंगे, और उसी तरीके से प्लान नंबर 2 के लिए कॉलम बना दीजिए, फॉर्मेट बना दीजिए, और प्लान नंबर 3 के लिए। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने का काम ही करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आया। फॉर्मेट का मतलब पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, और फिर ये फॉर्मेट तैयार कर देंगे। ठीक है, सबका, तीनों के तीनों फॉर्मेट का यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार करो। ठीक है, और ध्यान रहे हर एक फॉर्मेट के बीच में 3-4 लाइंस छोड़ देना। ठीक है, ज़्यादा एकदम से नज़दीक नज़दीक मत लिख देना। कई कबार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें लिखनी होती है एक्स्ट्रा, तो फिर बिल्कुल जगह नहीं रहती। तो एकदम से एग्ज़ाम में छोड़ दीजिए 4-5 लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई जगह छोड़ने के मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, तो थोड़ी 4-5 लाइन छोड़िए, और उसके बाद प्लान 2 का फॉर्मेट, और 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, प्लान 3 का फॉर्मेट बनाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ाया था। एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 6 हैंड रिटन में मैंने करवाया था आपके पास में, ये लीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में 2019 में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इसी तरीके का सेम, कि डिफरेंट डिफरेंट EBIT देते और फिर कहते हैं EPS निकालो। ठीक है, तो उतने ही आपके पास में फॉर्मेट बनेंगे जितने प्लान होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 प्लान थे तो 3 फॉर्मेट बनाएंगे। और कॉलम कितनी बनेगी फॉर्मेट में? तो पर फॉर्मेट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 EBIT, तो 5 कॉलम बनाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और पर्टिकुलर। इसी तरीके से सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, अमाउंट की बात बाद में। सबसे पहले 3 फॉर्मेट बना लो, उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 फॉर्मेट बना लिया आपने। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है, अब एक एक करके अमाउंट पुट करेंगे। बताइए, EBIT तो सबसे पहले गिवन है, हर एक में EBIT लिख दो। EBIT तो कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, प्लान 1 में, प्लान 2 में आपके पास में, और प्लान नंबर 3 में EBIT सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है सर? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लिखेंगे, सीधी सी बात है। बताइए सर, प्लान नंबर 1 में इंटरेस्ट कोई बनेगा? सर आंसर इज नो। अच्छा, कोई एग्जिस्टिंग डेप्थ वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना? नहीं सर, कोई एग्जिस्टिंग डेप्थ होता तो उसका इंटरेस्ट तो बनता ही बनता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 देखा, क्वेश्चन नंबर 11 देखा। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है नए जो इक्विटी शेयर इशू करेंगे, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, वही चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा पहले से एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, तो प्लान नंबर 1 में कोई इंटरेस्ट बनेगा क्या? सर इंटरेस्ट कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इक्विटी से ही ले रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, प्लान नंबर 2 में कोई इंटरेस्ट बनेगा? बिल्कुल सर, क्योंकि डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर एक तरीके का डेप्थ है, उस पर तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, और रेट भी गिवन है 8%। जितना डिबेंचर इशू करोगे उस पर 8% इंटरेस्ट रेट करना पड़ेगा। तो कहता है 15,625, कैलकुलेटर में लिखा 15,625 इंटू कितने रुपए वाले है एक डिबेंचर? 100 रुपये वाला, तो इंटू 100, और इंटू 8% कर देंगे तो इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 1,25,000। तो प्लान नंबर 2 के लिए 1,25,000 इंटरेस्ट रेट है। प्लान नंबर 1 में 0 था, और प्लान नंबर 3 में भी 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कोई डेप्थ इशू नहीं करा, सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस इशू करा है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे मिल गया 0, 1,25,000 और 0। तो बस प्लान नंबर 1 के लिए जो फॉर्मेट बनाया, हर एक जगह इंटरेस्ट 0 रहेगा। प्लान नंबर 2 में हर एक जगह 1,25,000 रहेगा। देखिए 1,25,000, 1,25,000, और प्लान नंबर 3 में हर एक जगह 0 रहेगा, तो 0 0 0 खत्म। इसके बाद क्या करना होता है? इंटरेस्ट माइनस कर दिया, EBT सब में निकाल लो, EBT EBT EBT। ठीक है, EBT EBT निकाल लो। अच्छा, कई कबार माइनस भी आ जाता है सर, जो है अर्निंग आपकी माइनस में चली जाती है। तो मैंने वहाँ पे क्या सिखाया था कि उस पर टैक्स कैलकुलेट करो, तब आपको टैक्स सेविंग की तरह करना है। टैक्स सेविंग का मतलब होता है कि ये लॉस को कम कर देना है, जितना टैक्स इस पे बनता है। फॉर एग्जांपल टैक्स क्रेडिट कितना गिवन है क्वेश्चन में? 40%, तो हर एक पे 40% कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब प्लस में है। जब प्लान नंबर 2 की कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जैसे ही इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है पहले पहले आपके पास में केस में। ठीक है, तो जब माइनस में आंसर आता है और उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो कहते हैं वहाँ पे टैक्स सेविंग निकलता है। टैक्स सेविंग का मतलब देखिए 62,500
इंटू करिए 40%, टैक्स रेट 40% है तो 62,500 इंटू 40%, तो कहता है 25,000। अब 25,000 से इस अमाउंट को कम कर देना है बेसिकली, तो 62,500 में से 25,000 माइनस कर दो। जितना भी अमाउंट आया 62,500 माइनस 25,000, जितना भी अमाउंट आया उसे माइनस में यहाँ पे लिख देना, 37,500 माइनस, खत्म। इसे टैक्स सेविंग कहते हैं कि बेसिकली टैक्स के अमाउंट पे करना होता है, लेकिन आपको लॉस हुआ है तो उस पर हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, तो आपका देखिए लॉस कम हो गया है, इसे ही हम कहते हैं टैक्स सेविंग, टैक्स बेनिफिट आपके पास में। ठीक है, तो बेनिफिट मिलता है बेसिकली, तो ये चीज़ हो जाती है आपके पास में। यही एक पॉइंट था जो क्वेश्चन नंबर 6 में बड़े ही आराम से पढ़ा दिया मैंने आपको। यहाँ पे तो सिंपली एक बार के लिए रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ही इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाती। ठीक है, बस आप जो है जैसे ही टैक्स माइनस करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर एक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद क्या होता है सर, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो आपके पास में प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे, वरना फिर डायरेक्ट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अगर क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 की बात करें, प्लान 1, उसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। केस नंबर 2, प्लान नंबर 2 जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो दोनों में प्रेफरेंस डिविडेंड जीरो ही होगा। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ही क्या मानेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके इक्विटी ईपीएस निकाल लेंगे। बिल्कुल प्लान 2 में भी ऐसा ही कहता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यही क्या माना जाएगा सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और काम खत्म, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे, ईपीएस मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लान नंबर 3 में प्रेफरेंस शेयर है, यह ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर पे प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लान नंबर 3 में प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, कितना आएगा, तो कहता है 15,625 शेयर से 100 रुपये वाले, उसका 8% करेंगे, तो 15,625 इंटू 100 इंटू 8%, तो 1,25,000 प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बस वहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। तो यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मिला उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, 1,25 1,25 1,25, तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कई कबार माइनस भी होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में सारी कुछ चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कवर हो जाती है सारी चीज़ें। माइनस में आता है तो बेसिकली कोई दिक्कत नहीं, ईपीएस आपका माइनस चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर माइनस में आ रहा है तो ईपीएस माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है आपके पास में, ठीक है सर। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, बस सबके ईपीएस निकाल लेना, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल ही सकते हो, सीधी सी बात है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर है, 3,12,500, यहाँ पे 156 250 और 156 250 डायरेक्टली गिवन है, तो बस उससे ही आपको डिवाइड करना है और ईपीएस निकाल लेने हैं सबके। ठीक है, सबके आपके पास में क्या करना है, ईपीएस निकाल लेने और काम खत्म। अब क्या क्वेश्चन ने पूछा था, ईपीएस तो चलो निकाल दिया, कहता है विच अल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड एंड वाई, कौन सा अल्टरनेटिव आप रिकमेंड करेंगे। तो मैंने सिखाया था क्वेश्चन नंबर 6 में, सबसे पहले आपको कैसे करना है, देखिए एक एक करके देखिए। जब ईबीआईटी आपका 62,500 हो तो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट होगा, आप एक बार के लिए बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे 0.12 है, यहाँ पे आपके पास में कितना है 0.24, लेकिन माइनस में, तो इसे तो रिकमेंड करेंगे ही नहीं। जब आपका ईबीआईटी 62,500 है तब हम प्लान 2 को रिकमेंड नहीं करेंगे। अच्छा, प्लान नंबर 3 में, प्लान नंबर 3 में भी माइनस है, तो बताइए 62,500 हो तब आप कौन सा प्लान रिकमेंड करते हैं, सर ऑलवेज प्लान 1, क्योंकि बाकी के दो माइनस में। तो यहाँ पे देखिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्लान 1 ही आएगा, 62,500 होगा तब। जब आपका ईबीआईटी 62,500 होगा तो हम रिकमेंड करेंगे प्लान 1। उसी तरीके से आगे बढ़िए, कहता है कि जब आपका ईबीआईटी 1,25,000 हो तो यहाँ पे कहता है 0.24, यहाँ पे कहता है 0, और यहाँ पे कहता है माइनस में, माइनस में तो उसे तो रिकमेंड करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 0 और 0.24, किसका ईपीएस ज़्यादा है, ओबियसली सर प्लान 1, तो यहाँ पे भी प्लान 1 ही रिकमेंड करेंगे। लो जी, जब आपका ईबीआईटी 1,25,000 हो तब भी प्लान 1 ही है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं जब आपका ईबीआईटी 2,50,000 हो तब क्या करेंगे, तो कहते हैं ईपीएस आपके पास में प्लान 1 के लिए 0.48 है, यहाँ पे भी 0.48 है, दोनों का सेम है ईपीएस। यहाँ पे आपके पास में 0.16 है, तो बताइए कौन सा रिकमेंड करेंगे। तो सर प्लान 1 और 2 दोनों रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ईपीएस ज़्यादा है और सेम है। तो कहता है इस बार यहाँ पे दोनों का ईपीएस सेम है, इसलिए प्लान 1 और 2 दोनों रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 नहीं कर सकते क्योंकि 3 का ईपीएस कम है।
तो ज़्यादा ईपीएस है वही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ज़्यादा मतलब प्लान 1 और 2 का दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ पे दोनों रिकमेंड करने पड़े, 1 एंड 2। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से मुझे यहाँ पे बताइए, कहता है 3,75,000 ईपीएस हो ईबीआईटी हो तब, तो कहता है तब यहाँ पे ईपीएस 0.72 है, लेकिन यहाँ पे 0.96 है आपके पास में, और यहाँ पे 0.64 है बेसिकली। तो बताइए कौन सा रिकमेंड करेंगे, 72, 96 या फिर 64? ऑब्वियसली सर ज़्यादा ये है प्लान नंबर 2। तो जब आपका ईबीआईटी 3,75,000 है, मैं प्लान 2 ही रिकमेंड करूँगा, प्लान 2। क्लियर है? और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर समझ नहीं आया तो ये चीज़ यहाँ पे समझ आ जाएगी। कहते हैं उसी तरीके से लास्ट में बताइए यहाँ पे किसका ईपीएस ज़्यादा है, ये 1.20 है, यहाँ पे 1.92 है, और यहाँ पे 1.60, तो यहाँ पे भी यही ज़्यादा है प्लान नंबर 2, तो कहते हैं यहाँ पे प्लान नंबर 2। तो देखिए ये जैसे ही आप बना लेते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना है ये वाली चीज़, ठीक है। एग्जाम में तो आपको ये लिखना है इन आपके पास में इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म में। देखिए ये समझ आता है कि जब आपका ईबीआईटी 2,50,000 से कम है, यहाँ पे ईबीआईटी 2,50,000 है, इतना समझ आता है कि 2,50,000 से कम है ईबीआईटी तो प्लान 1 ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही 2,50,000 हो जाता है ईबीआईटी तो प्लान 1 एंड 2 हम रिकमेंड दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों का ईपीएस सेम है इस बार, और उससे ज़्यादा है ईबीआईटी आपका, तो कहते हैं प्लान 2 पे जाइए। सिंपल सा है। तो कहते हैं एक्सपेक्टेड ईबीआईटी अगर आपका 2,50,000 से कम है तो कहते हैं प्लान 1 में जाइए, प्लान 1। लेकिन सर 2,50,000 ही है तो फिर दोनों का ईपीएस सेम है, तो कहता है 1 और 2 कोई भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2,50,000 से अगर ज़्यादा है तो फिर आप प्लान 2 में जाइए, वहाँ पे ईपीएस ज़्यादा मिल रहा है, तो कहता है एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज़ मोर देन 2,50,000, तो प्लान 2 में जाएंगे आप। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, सेकंड पॉइंट भी क्लियर आपके पास में। थर्ड पॉइंट कहता है ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला से आपको इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है, किसके बीच? कहता है बिटवीन प्लान 1 एंड 2 एंड प्लान 1 एंड 3। अच्छा, दो इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है, एक प्लान 1 एंड 2 के बीच में एंड प्लान 1 एंड 3 के बीच में, तो दोनों का इन डिफरेंस पॉइंट निकालेंगे। इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए पूछा जाता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे दोस्तों, फॉर्मूला, फिर हेडिंग देंगे। आपको दो दो इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए कहा है, तो पहला हेडिंग दे देंगे सर 1 एंड 2 के बीच में, दूसरा हेडिंग दे देंगे सर 1 एंड 3 के बीच में। लो जी, खत्म कहानी। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, काम खत्म। बताइए सर 1 एंड 2 के बीच में सबसे पहले ईबीआईटी तो निकालना है, उसने खुद कहा ही इन डिफरेंस पॉइंट निकालना है। इन डिफरेंस का मतलब ईबीआईटी, मैंने समझाया था, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए आपको, ठीक है। तो कहते हैं ईबीआईटी तो हमें निकालना है, ईबीआईटी की जगह कोई भी वैल्यू पुट मत करना, तो दोनों जगह ईबीआईटी ऐसा ही है। प्लान नंबर 1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो 0, प्लान नंबर 2 में इंटरेस्ट है 1,25,000, और टैक्स रेट तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है 40%, 40%। नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया, काम खत्म। और जैसे कि मैंने ट्रिक कही थी कि सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए बेस का काम खत्म करेंगे। बेस क्या है, 312,500 और 156,250, तो सबसे पहले इसे ख़त्म करिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बेस का काम खत्म। बस अब ऊपर का सॉल्यूशन करते जाइए, यहाँ पे 40% दोनों में से माइनस होगा, ये तो 0 ही है, ख़त्म। तो यहाँ पे 0.6 ईबीआईटी, यहाँ पे 40% दोनों में से माइनस होगा, 0.6 ईबीआईटी और 75,000 आपके पास में, और ये 2 जो है वो सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। बस इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आपके पास में मिल जाएगा 2,50,000। उसी तरीके से यहाँ पे 1 एंड 3 के अंदर, 3 में ध्यान रखना इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है आपके पास में, ठीक है। 1 में तो कोई नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है। देखिए ईबीआईटी की जगह तो कुछ पूछ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट 0 है, टैक्स रेट 40% है, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है तो 0 लिखे या फिर ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइड बाई 3,12,500 शेयर्स। प्लान नंबर 3 की बात करूँ तो ईबीआईटी की जगह तो ईबीआईटी ही रखना, क्योंकि ईबीआईटी तो हमें खुद से निकालना है, इन डिफरेंस पॉइंट। इंटरेस्ट नहीं है प्लान नंबर 3 में, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड है 1,25,000 का और 40% टैक्स रेट, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आपके पास में। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस का काम खत्म करेंगे। बेस हमने निकाल लिया, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सबसे पहले कैलकुलेशन ऊपर का जो है पूरे का पूरा कैलकुलेशन सोल्व कर देंगे। उसके बाद ये जो 2 है वो सामने जाके मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा, सबसे पहले ये अच्छे से क्लियर कर देना, सोल्व कर देना ये ऊपर की चीज़ें। जैसे कि ऊपर भी मैंने ये करवाया
कि सर 2 मल्टीप्लाई बाद में करना, पहले ये सोल्व कर लेना, जैसे कि 0.6 EBIT, और यहाँ पे भी अच्छे से सोल्व कर लीजिए ये, और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे भी वही सेम, कहते हैं सबसे पहले ये सोल्व करो, यहाँ पे तो 40% दोनों में से माइनस होगा, ये तो 0 ही है, यहाँ पे 40% माइनस होगा 0.6 EBIT, 1 EBIT में से 40% माइनस किया 0.6 EBIT, और यहाँ पे कहता है यहाँ पे भी 0.6 EBIT, और यहाँ पे तो -1,25,000 तो है ही, और ये 2 जो है वो अभी यहीं पे रहने दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू डायरेक्टली, यहाँ पे आपकी मर्जी, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दिया आपको डिटेल में समझ आया इसलिए। तो कहते हैं 0.6 EBIT तो ऐसा ही रहा, ये 2 जो है सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो ये आपके पास में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और EBIT आपके पास में आ गया 4,16,667। लो जी, काम खत्म। गलती मत करना, पहले बेस का काम खत्म करेंगे सबसे पहले, बेस फिर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कब, सबसे पहले ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद ही बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेस का काम खत्म कर दिया, 2 लिख लिया, ऊपर से जो भी चीज़ें हैं ऊपर की उसे अच्छे से क्लियर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही नीचे की चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है आपके पास में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ EBIT EPS एनालिसिस भी चैप्टर खत्म हो जाता है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, बस जो मैंने लेक्चर में करवाया, जितने भी क्वेश्चन ICA मॉड्यूल आपको 100% करवा दी, पास्ट पेपर है, बस इतने ही है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी हो चुकी है, बस इसी कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए, काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपके पास में। ठीक है।